अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज बेग। आज की इस एपिसोड में हमने बहुत कॉमन इशू पे बात करनी है। ईद का दौर रहा है, हर घर में गोश्त की फरावानी है और इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखना ये है कि इसकी कंजप्शन कितनी होनी चाहिए और जो हाई कोलेस्ट्रोल के दिल के मरीज़ हैं और यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनको गोश्त का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और इसको महफूज करने के कौन कौन से तरीके होने चाहिए। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। मेडिकल फील्ड में बहुत उनकी सीनियर अप्रोच है और न्यूट्रिशन में डीप इंसाइट है। तो हम उनसे जानते हैं इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफरी के लिए। सर सबसे पहले हम ये जानेंगे, गोश्त की बात हम बाद में करते हैं, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मेडिकल क्या कहती है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें यह है कि एक तो जानवर को पहले उसको जो नेचुरली जिस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो समझता है, तो जानवर भी कुछ चीज़ें समझता है। आप एक कुर्बानी एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में एक चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि जानवर के सामने छुरी ना रखें, उसको पहले अच्छी तरह पानी पिला के किबला रुख लिटा के तो फिर आप उसको ज़िबा करें। और ज़िबा करके ये ख्याल रखें कि गर्दन का जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, जो उसके मोरे हैं, उनको थोड़ा काटना चाहिए ताकि आराम मगज़ तक आधा कटा हो। उससे क्या होगा कि जानवर जब तड़पेगा तो उसमें ब्लड जितना भी उसकी बॉडी में है वो सारा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ब्लड जो है वो मुज़िर है, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें बेशुमार जरासीम और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है, तो इसलिए जितना गोश्त से खून निकल जाएगा उतना ही बेहतर है। और वो उसके तड़पने से और स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा आधा काटने से उससे ही मुमकिन है। तो सर अगर जानवर पूरी तरह से ब्लीड नहीं होता तो उसके क्या नुकसान हैं अगर इंसानी सेहत के लिए? देखिए, ब्लड में जितने भी इन्फेक्शंस हैं ना, जितने भी जरासीम हैं, जितनी भी उसे दवाइयाँ दी जाती हैं, उन सब का असरात ब्लड में होते हैं। तो ब्लड अगर बॉडी में रहेगा तो फिर पूरी तरह से वो आप जब वो ब्लड वाला मिक्स गोश्त खाएंगे तो वो जरासीम आपके यहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और वो बीमारी का बायस बनेंगे। ठीक हो गया। तो सर थोड़ा सा हमें ये बता दें कि कुर्बानी के गोश्त को लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ करने के कौन से तरीक़ाकार हैं मेडिकली जो अप्रूव्ड हों? और इसमें ना पहले ये देखना पड़ेगा कि ज़बा किया तो हम क्या करते हैं कि फौरी तौर पे उसको पकाना शुरू कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिस्म में एक अमल होता है, उसको कहते हैं राइगर मॉर्टिस, कि जब ज़िबा करते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसका गोश्त थरथराता रहता है ताकि उसमें से वो अपनी असली हालत में आ जाए, पकाने वाली हालत में उसमें ब्लड निकल जाए। तो इसको तो वैसे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी इंतज़ार नहीं करता। कम से कम घंटा 2 घंटे तो लाजमी उसको रखा जाए पकाने से पहले। अगर आपने कुछ फ्रीज़ करना है तो उसके कोई तरीके हैं। तरीके ये हैं कि आपने छोटे छोटे लिफाफे, जितने शॉपर, जितने की आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, एक दिन में जितना पकाना होता है उतने ही आप शॉपर बनाएं और उसको फिर उसमें रैप करके तो आपने फ्रीज़र में रख देना। फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में नहीं रखना। अच्छा, 24 से 48 घंटे लगते हैं उसको सही फ्रीज़ होने में। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि कोशिश ये करें कि आपने जब वो गोश्त पकाना है तो वो शॉपर निकालें और उसमें से गोश्त निकाल के कोशिश ये करें कि उसको या तो माइक्रोवेव ओवन में डीफ्रॉस्ट कर लें अगर फौरी पकाना है, या फिर फ्रिज वाले हिस्से में उसको रख दें। लेकिन यह है कि उसको दोबारा आप धोएं नहीं, पहले वाश करके आपने रख लेना है। क्योंकि अब अगर आप उसको बहुत ज़्यादा धोना शुरू कर देंगे, बल्कि उसको वहाँ पे उठा के फ्रिज से, तो उसको आपने प्रेशर कुकर या हांडी जिसमें भी पकाना है उसमें डाल दें। अच्छा, उसको फिर एज इट इज़ पका लें। अगर दोबारा उसे धोना शुरू कर देंगे तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बह जाते हैं।
तो वो काफ़ी हद तक आपको जो कि विटामिन B12 है और मल्टी विटामिन जितने भी हैं वो मिलते हैं आपको गोश्त से, तो वो फिर जब बह जाएंगे तो आपको पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो सर गोश्त की न्यूट्रिशन के हवाले से इसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, कौन से विटामिन हैं, उसके बारे में आगाह कर दीजिए। देखें जी, हमारी चूँकि बुनियादी तौर पे 3 हमारी ग़िज़ाइयत में चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद प्रोटीन है और फैट है, फिर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, फिर वाटर है, ये 6 है। तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अच्छा, जो प्रोटीन है ये बेसिकली हमारी जो मसल बिल्डिंग है उसका काम करती है। फिर बेशुमार एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। तो इसलिए एनिमल प्रोटीन जो है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो सेकंड क्लास प्रोटीन है, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्लांट बेस्ड। फिर ये है कि विटामिन B12 जो है वो सिर्फ आपके एनिमल फैट में है, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन जो है वो जैसे मैंने बताया कि इसके इतने ज़्यादा रोल्स हैं, तो लेकिन ये है कि प्रोटीन आपके जिस्म को तब लगेगी, मसल बिल्डिंग तब करेगी जब आप प्रोटीन खाने के बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, और वो फिर आपको उतनी नुकसानदेह है जितनी के कार्बोहाइड्रेट्स आप खाने। तो लिहाजा जो भी लोग, फिर ये है कि मिकदार कितनी होनी चाहिए। हमारे जिस्म को 1 किलो के हिसाब से 0.80 ग्राम्स, ठीक है जी। अगर कोई 100 kg का बंदा है 0.8 चाहिए और उसको 80 ग्राम चाहिए। 80 ग्राम आपके पाव में कितने होती हैं? 250 ग्राम्स, ठीक है जी। तो ये 2-3 बोटियां जो है ना वो उसके लिए का कोशिश ये करें कि सैलड जो है वो पहले खा लें। ईद पे आपने गोश्त खाना है और लोग खाते भी ज़्यादा हैं। तो दूसरा ये है कि अगर सब्ज़ी डाल लें उसमें गोश्त में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी बजाय इसके कि आप खाली गोश्त खाएं। ठीक है। तो सर गोश्त को सेहतमंदाना तरीके से कैसे कंज्यूम किया जा सकता है? अच्छा, अल्लाह ताला ने जहाँ भी पे प्रोटीन पैदा की है वहाँ पे फैट उसके साथ ही पैदा किया है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा बस अंडा है ना तो उसकी सफ़ेदी प्रोटीन है, जर्दी जो है वो फैट है। तो हमेशा प्रोटीन के साथ फैट। तो हम यह करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो चर्बी हो वो निकाल देते हैं, चर्बी को उसके साथ पकाएं ताप के आके जिस्म को प्रोटीन के साथ जब फैट मिलेगी तो वो एक तो आपकी स्टाइटी, आपको जो खाना खाने के बाद इत्मीनान सा होता है वो काफ़ी देर तक रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी देर फैट और प्रोटीन मिल के तो प्रोटीन में मैदे में बड़ी देर तक रहते हैं। जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो जल्दी वो जज़ब हो जाएंगे और मैदा खाली हो जाएगा, लेकिन यह है कि फ़ैट और प्रोटीन जब मिलते हैं तो ये काफ़ी देर तक रहते हैं और हमें एक दोबारा खाने की हाजत नहीं होती, हमें स्टाइटी मिल जाती है, हम मुतमिन हो जाते हैं कि काफ़ी खा लिया। तो इसलिए कभी भी फ़ैट को अलहदा नहीं करना चाहिए और प्रोटीन के साथ मिला के खाना चाहिए, और इससे उसकी न्यूट्रिशन भी ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको कैलोरीज भी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज और प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं और फैट से आपको 9 कैलोरीज मिल रही होती हैं। सही जी। तो सर अक्सर देखने में आता है कि चर्बी को लोग निकाल रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं और रेड मीट को सेव कर रहे होते हैं। तो चर्बी का खाना आपने बताया है कि ज़रूरी है, वो फैट के प्रोटीन के साथ फैट का होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त को चर्बी में पकाया जा सकता है? बिल्कुल पका सकते हैं। वो जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल ठीक है? देखिए, कुकिंग ऑयल जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है ना वो तो एक्स्ट्रा रिफाइंड कुकिंग ऑयल है, और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव और बाकी उसको डीकलर करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इसको जितने हाई ग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसको बनाया जाता है, तो लिहाजा उस कुकिंग ऑयल से बेहतर है देसी घी या उस गोश्त की जो चर्बी है उससे अगर आप उसको पका लें तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल। ठीक है सर। सिर्फ दिल के मरीज़ जो होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के, उनके लिए क्या हदायत है कि वो गोश्त को किस तरह से और कितने इस्तेमाल करें? अच्छा, ये ना आमतौर पे बड़ा इसको कहा जाता है कि जी
जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। देखिए हमने पिछले ब्रॉडकास्ट में भी कहा था कि 3000 मिलीग्राम वो लिवर हर रोज़ कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, ठीक है जी। जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल आता है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक ट्राइग्लिसराइड है, जो कि आपके आता है फ्रुक्टोज से, और वो आपका जितने जूस हैं, जितने लोग जूस वगैरह, अब गोश्त खाएंगे ईद पे, तो मैं अगले दिन एक स्टोर पे गया तो बेशुमार कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बड़ी बड़ी, वो मैंने उनसे पूछा जी ये, उन्होंने कहा जी ईद पे तो हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो लोग क्या करते हैं कि गोश्त खाया साथ कोल्ड ड्रिंक पी, तो ये इंतहाई ख़तरनाक एक एलिमेंट है। आप उसको अपने जो आपके मशरूबात हैं जैसे स्कंजबीन है, नमकीन, उसके बाद लस्सी है, उसके बाद पानी है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोल्ड ड्रिंक्स के साथ लें। ठीक है। तो सर जो जानवर हैं जिनको स्टीरॉइड्स लगा के या डिफरेंट चीज़ें खिला के उनको फरबा किया जाता है कि वो मोटे लगें कुर्बानी पे जब वो लेके आते हैं, तो सर इस तरह के जानवर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए कैसा है? जो बेहतरीन गोश्त है ना, वो तो जो ये खेतों में या घास खुद खा के, ठीक है ना, वो जो जानवर है वो सबसे बेहतरीन है, जो नेचुरल ग़िज़ा के ऊपर पला हो, ठीक है ना, वो खुद, और वो ये जो फार्म्स के अंदर हम उन्हें डाइट दे रहे हैं ना, जो फीड दे रहे हैं, वो उसमें उनका मेन टारगेट होता है कि जो जल्दी मोटा हो। उसमें स्टेरॉइड भी होते हैं, उसमें बेशुमार और चीज़ें होती हैं, फिर ये है कि बेशुमार अद्वियात इतनी इस्तेमाल की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा वो जानवर जो कि बाहर खेतों में पला हो वो सबसे आइडियल है, नेचुरल चीज़ों पे, वो नेचुरल चीज़ों पे पला हो, उसे आर्टिफिशियल तरीके से, किसी इंजेक्शन से, किसी हार्मोन से, किसी स्टेरॉइड से उसको मोटा नहीं किया होता, वो नॉर्मली और नेचुरली जो होता है, और ये बेहतरीन गोश्त है, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे और भी एक चीज़ क्लियर करूँ कि हमारे मुल्क में ना जो बीफ है उसके मतलब बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी बीफ जो है ना वो हम तो जी बड़ा गोश्त नहीं खाते, इसको बड़ा सब स्टैंडर्ड, तो बेहतरीन दुनिया में जो गोश्त माना गया है जिसमें ज़्यादा जितनी जो विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वो सबसे ज़्यादा बीफ में है, उसके बाद मटन में है, अच्छा, ठीक है ना। लिहाजा बीफ जो है वो बेहतरीन चीज़ है और इसको एहसास कमतरी में नहीं जाना चाहिए। आप बल्कि लोगों को कहें कि जी हम बेहतरीन बीफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा आपके लिए सेहतमंद है। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि जो कोलेस्ट्रॉल और, अच्छा, आप अगर मुनासिब मिकदार में ये खाते हैं ना तो ये कोई आपके लिए मुज़िर नहीं है, ठीक है ना। दिल के मरीज़ों के लिए जो मुज़िर चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, वो है जूसेस, वो है मिल्क शेक, वो है दूध सोडा, ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मुज़िर है कि बजाय इसके के गोश्त के। सर गोश्त को कितना अरसा फ्रीज़र में प्रिजर्व करना बेहतर है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे? बिल्कुल जी, एक जो फ्रेश है उससे तो जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसकी अफादियत को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर ये है कि आपने फ्रीज़र को कोशिश करें कि अगर अलहदा फ्रीज़र में रखें, अगर ज़्यादा गोश्त है उसको अलहदा फ्रीज़र में रखें जो कि बार बार खोलना ना पड़े। आपने अगर वहाँ से 2-3 पैकेट निकाल के तो आप फ्रिज का जो फ्रीज़र है उसमें रख लें, जो आपने 2-3 दिनों में पका लेना है। लेकिन बार बार अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुलेगा, बार बार अगर, हमारे यहाँ तो मुसीबत यह है कि लाइट भी चली जाती है, तो वो फ्रीज़ किया हुआ जब डीफ्रास्ट होगा और फिर दोबारा फ्रीज़ होगा तो उसमें जरासीम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर वो पड़ा रहता है तो फिर 6 महीने भी पड़ा रहे तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीज़र में पड़ा रहे और उसको बार बार उसका दरवाज़ा खोला ना जाए। इसके अलावा ये है कि जैसे मैंने पहले प्रिकॉशन बताया था कि उसको जब बाहर निकालना है और उसको डीफ्रास्ट करना है तो उसको जैसे बताया गया था या फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दें या जल्दी पकाना है तो माइक्रोवेव में रख के
उसको रख के थोड़ा सा उसको डिफ्रास्ट करके फिर जो भी आपने हांडी जिसमें या प्रेशर कुकर में तो वहाँ डाल दें, उसको दोबारा फिर धोना नहीं। ठीक सर, कच्चा या नीम गला हुआ गोश्त इंसानी सेहत के लिए ठीक है? अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप बिल्कुल कच्चा रखेंगे जो कि आप चबा ही ना सकें और वो प्रॉपरली हजम ही ना हो, तो वो आपके अंदर तेजाबियत, गैस और फारा ये चीज़ें बनाएगा और पूरी तरह से आपका और खट्टे डकार आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा गोश्त को गला तो होना चाहिए, लेकिन यह है कि उसे बहुत ज़्यादा देर तक भूनना वो ठीक नहीं। सर आखिर में हमें ये बता दीजिए कि ईद के दस्तरखान पे एक हेल्दी प्लेट क्या होनी चाहिए? देखें जी, ईद पे जो चूँकि गोश्त हर घर में पकना है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें ईद कुर्बान पे खाते हैं, तो एक तो मैं ये है कि शुरू में सैलड लें, खाने से पहले सैलड लें। सैलड जो है वो आपके अंदर जाके एक तो ये है कि आपके जो गट माइक्रोबायोटा जो जरासीम है आपकी इंटेस्टाइन में, उनकी खुराक है सही, तो लिहाजा आपकी गट हेल्दी रहेगी। दूसरा ये है कि वो एक लेयर बना देते हैं अंदर, ताकि जो गोश्त आप बाद में खाएंगे वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो लेट होगा तो आपकी इंसुलिन लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो लिहाजा आप इस तरह करें और थोड़ा सा दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि दही जो है वो प्रोबायोटिक है और वो आपकी गट को हेल्दी रखने के लिए, आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वीट डिश खानी है तो उसको लास्ट पे रखें, ठीक है जी। लिहाजा पहले और कोशिश करें ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह पे नेचुरल ड्रिंक्स जो है जी, नेचुरल ड्रिंक्स जो है, लस्सी हो गई और उसके बाद जो है नींबू पानी, नमकीन हो गया या सादा पानी हो गया, वो इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, ये था आज का बहुत ही ख़ास एपिसोड जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन से हमें आगाह किया है कि ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करते करते हमने ग़िज़ा में कैसे मुतवाज़न रखना है, कैसे हमने इत्तेदाल के साथ खाना खाना है। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।